गांव के बगल में एक जंगल था, जहां एक हथिनी अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन हथिनी अपने परिवार से बिछड़ गई। हथिनी के पेट में बच्चा था। वो दिन भर जंगल में अपने परिवार को ढूंढती रही, लेकिन उसे अपना परिवार नहीं मिला। शाम तक हथिनी बहुत थक चुकी थी। उसे प्यास लगी, लेकिन जंगल में उसे कहीं पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में वो जंगल से बाहर तानपुर गांव आ जाती है और गांव के तालाब में पानी पीने लगती है। तानपुर गांव में बघीराम और शेर सिंह नाम के दो पशु अंग तस्कर रहते थे। वे हिरन, हाथी, चीता जैसे जानवरों को मारकर उनके अंगों को निकालकर बेचा करते थे। दोनों पशु अंग तस्करी के जुर्म में एक बार जेल भी जा चुके थे, लेकिन वे अपना घिनौना धंधा छोड़ने को तैयार नहीं थे। शाम होते ही दोनों जानवरों की तलाश में चुपचाप जंगल की ओर जाते थे। आज जब वे दोनों तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हथिनी तालाब में पानी पी रही है। दोनों तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। देख तो जरा, अकेली हथिनी, लग रहा है आज किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान है। इसके दांत 2 लाख से कम में नहीं बिकेंगे। बंदूक निकाल, इसे ठोक देते हैं, फिर चांदी ही चांदी। तू बिल्कुल गधा है। पिछली बार ध्यान है, बंदूक का इस्तेमाल किया था और बंदूक की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और हम दोनों पकड़े गए थे। हाँ, इस बार जरा दिमाग से काम लेना होगा। बघीराम और शेर सिंह एक बड़ा सा पपीता लेकर आते हैं। उसमें जहर भरकर पपीते को तालाब के किनारे रख देते हैं और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद हथिनी तालाब से बाहर निकलती है। वो दिन भर की भूखी थी, इसीलिए जब उसने पपीता देखा तो वो तुरंत उसे खा गई। मजा आ गया, अब ये थोड़ी देर में दम तोड़ देगी। बघीराम और शेर सिंह धीरे धीरे हथिनी की तरफ बढ़ने लगे। हथिनी पर जहर का असर तो हुआ, लेकिन वो एकदम से मरी नहीं, बल्कि पागल हो गई। उसने बघीराम और शेर सिंह को अपनी ओर आते देखा और खतरा भांप लिया। हथिनी डरकर जंगल की ओर भागने लगी। शेर सिंह और बघीराम उसके पीछे दौड़े। हथिनी बेचारी जितना तेज हो सकता था उतना तेज दौड़ी, लेकिन दोनों आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हथिनी के पेट में बच्चा था, इसीलिए वो जल्दी ही दौड़ते दौड़ते थक गई। जब उसे लगने लगा कि और दौड़ना संभव नहीं है, तो उसने अपने बचाव में बघीराम और शेर सिंह पर हमला कर दिया। अरे ये तो हमारी तरफ ही पड़ रही है, भागो! हथिनी शेर सिंह और बघीराम के पीछे पड़ जाती है। वे दोनों गांव की ओर भागते हैं। हथिनी उनका पीछा करते करते गांव में पहुंच जाती है। पपीते में मिला जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। वो गिर पड़ती है और मर जाती है। लगता है इसका काम तमाम हो गया। शेर सिंह हथिनी के पीछे जाकर देखता है कि हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अरे वाह, एक के साथ एक फ्री। इस बच्चे का भी काम तमाम कर देते हैं। शेर सिंह और बघीराम हथिनी के बच्चे को भी मारने वाले थे, लेकिन तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। शेर सिंह और बघीराम, तुमने आज फिर से हथिनी को मार डाला। बघीराम और शेर सिंह खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। हमने हथिनी को नहीं मारा, ये पहले ही मरने वाली थी। हमने तो इसे जंगल से लाकर पानी पिलाया और पपीता भी खिलाया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सुना था। तुम कह रहे थे तुमने इसका काम तमाम कर दिया और तुम दोनों इसके बच्चे को भी मारने वाले थे। गांव वालों, इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। गांव के लोग बघीराम और शेर सिंह को पेड़ से बांध देते हैं और पुलिस को बुलाने
जाने लगते हैं। लेकिन तभी बघीराम और शेर सिंह की पत्नियां रो रो कर गाँव वालों से माफी मांगने लगती हैं। गाँव वालों, भगवान के लिए हमारे पतियों को माफ कर दो। हमारी जवान बेटियां हैं, ये जेल चले जाएंगे तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी। हम वैसे ही बहुत गरीब हैं। हम वादा करते हैं आगे से इन्हें किसी जानवर का शिकार नहीं करने देंगे। गांव वाले बघीराम और शेर सिंह से हथिनी का बच्चा छीन लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। हथिनी का बच्चा गांव में ही बड़ा होने लगता है। कोई उसे गन्ना खिलाता, कोई उसकी सवारी करता। लोगों ने उसका नाम नंदू रखा था। कुछ दिनों बाद गांव में शेर सिंह और बघीराम की लड़कियों की शादी थी। दोनों लड़कियां रात में बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी। रात में उन्हें दिखाई नहीं दिया और वे एक दलदल में जा गिरी। दोनों मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई गांव वाला नहीं था। वे जितना ही दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही उसमें धंसती जाती। तभी नंदू वहाँ आ जाता है। नंदू अपनी सूंड से एक लंबा डंडा दलदल में डालता है। दोनों लड़कियां डंडा पकड़ लेती हैं। नंदू उन्हें बाहर खींच लेता है। दोनों लड़कियां जब कीचड़ में सनी गांव पहुंचती हैं, तो गांव वाले उनके आसपास खड़े हो जाते हैं। दोनों लड़कियां गांव वालों को सारी बात बताती हैं। बघीराम और शेर सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। हमें माफ कर देना नंदू, हम वाकई इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। तुमने हमारी बेटियों को बचाया और हमने तुम्हारी माँ को मारा। हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बघीराम और शेर सिंह रोते हुए नंदू के पैरों पर गिर पड़ते हैं और माफी मांगते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने पृथ्वी केवल इंसानों के लिए नहीं बनाई। जानवर, पशु पक्षी सभी हमारी पृथ्वी का हिस्सा हैं। हमें जानवरों को सताना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर जानवर इंसानों से भी ज्यादा वफादार साबित होते हैं। नंदा एक गरीब विधवा थी जो अपनी 2 बेटियां दिव्या और विद्या के साथ जंगल के पास ही रहती थी। नंदा के पति की एक छोटी सी जमीन थी, जहां अब नंदा खेती किया करती थी। वो बड़ी मेहनत से अपने घर का सारा काम करती थी और फिर खेती बाड़ी भी करती थी। नंदा के गन्ने के खेत थे। एक बार नंदा के गन्नों की फसल अच्छी खासी उग चुकी थी। वो अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी। इस बार की फसल बेचकर मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी। और माँ, मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए। हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए चूड़ियाँ भी जरूर लेंगे। दोपहर का वक्त था और नंदा अपने घर में कुछ काम कर रही थी। तभी उसके खेतों में एक हाथी आया, जिसके दोनों दांत सोने के थे। गन्ने के खेत देखकर हाथी बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठे दिख रहे हैं। चलो अच्छा है, आज इनसे ही अपना पेट भरूंगा। हाथी ने गन्ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद नंदा खेत पहुंची और हाथी को गन्ना खाते देख रोने लगी। हाँ? अरे हे गजराज, ये क्या कर दिया? इन गन्नों से मैं अपनी गरीबी दूर करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि हमारे खाने के भी लाले हो जाएंगे। तुम रो मत,
मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता नहीं था। मेरे दोनों दांत सोने के हैं। मैं इसका कुछ टुकड़ा तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसे बेचकर अपनी गरीबी दूर कर लेना। हाथी ने अपने एक दांत का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और नंदा के हाथ में रख दिया और फिर वो वापस चला गया। सोने के दांत के टुकड़े को बेचकर नंदा को अच्छे पैसे मिले, लेकिन उन पैसों को संभाल कर रखने के बदले उसने बेफिक्री से खर्च करना शुरू कर दिया। नतीजा, 1 वर्ष में ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए। एक बार फिर मुझे उस सुनहरे दांत वाले हाथी से मदद मांगनी चाहिए। नंदा ने हाथी के लिए गन्ने लाए और उन्हें अपने खेत में रख दिए और हाथी के आने की राह देखने लगी। हाथी आया और फिर नंदा ने उसे गन्ने खिलाए और फिर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। क्या एक बार फिर तुम मेरी मदद करोगे? हाथी दयालु था। उसने एक बार फिर अपने सोने के दांत का एक टुकड़ा नंदा को दे दिया। अगले 2 वर्ष नंदा और उसकी बेटियों के अच्छे कटे, लेकिन फिर एक बार उनके सारे पैसे खत्म हो गए। इस बार नंदा ने सोचा, लगता नहीं इस बार हाथी मेरी मदद करेगा, लेकिन इस बार मैं उसके दोनों दांत ही निकाल लूंगी। एक बार फिर नंदा ने गन्ने खेतों में रखे और हाथी की राह देखने लगी और शाम होते ही हाथी वहां पहुंच गया। इस बार नंदा हाथी को गन्ना खिलाने के लिए आगे बढ़ी और फिर उसने हाथी के दोनों दांतों को खींचकर उखाड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। हाथी थोड़ा छटपटाया और फिर उसने अपने सिर से नंदा को दूर फेंक दिया। लालची औरत, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम लालच में मेरे दांतों को ही उखाड़ने जा रही थी। जानवर सही कहते हैं, इंसान विश्वास के लायक ही नहीं है। ऐसा बोलकर हाथी वापस जंगल की ओर जाने लगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत ही लालची हो और आज के बाद मैं कभी इंसानों के सामने नहीं आऊंगा। और फिर हाथी जंगल की ओर चला गया और कभी नहीं लौटा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जो हमारी मदद करते हैं उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए।